नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर, वो शो जो आपको बताता है देश में चल रही राजनीतिक गतिविधियों की नब्ज को भी समझाता है और पर्दे के पीछे के कहानी किस्सों को आप तक लेकर आता है। कर्नाटक में जनादेश आ चुका है। कर्नाटक में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी के साथ साथ बीजेपी पर भारी भी पड़ी है। ऐसे में 2024 में क्या कुछ होगा, कितने समीकरण बदलेंगे और भाजपा का कमल क्यों नहीं खिल पाया, इसके पीछे के कहानी किस्सों को भी आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में आपके सामने साझा करेंगे। साथ में कर्नाटक जो कि साउथ का प्रवेश द्वार भारतीय जनता पार्टी के अगर 2024 के मद्देनजर माना जाए तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी आगे क्या करेगी, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की क्या नई रणनीति होगी और साथ में कांग्रेस जिसके लिए ये जीत एक संजीवनी की तरह है, वो 2024 में इस जीत के साथ कितने दमखम से आगे इसी तरह मेहनत कर पाएगी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कैसे एक बार फिर अपने नेतृत्व में 2024 में कुछ बदलाव दिखा पाएंगे। इन तमाम बातों के साथ आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगी। फिलहाल हम ग्राउंड जीरो से आपको कर्नाटक के जीत के बाद की नब्ज, कारण, सिचुएशन और क्या कुछ इस बीच में रहा और आगे क्या कुछ रहेगा वो पॉलिटिकल कॉरिडोर में ग्राउंड जीरो से बताएंगे। हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। राहुल गांधी का ये उत्साह वाजिब है क्योंकि मौका भी है और दस्तूर भी है। कर्नाटक के इलेक्शन में कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को झोली भर भर के वोट जो दिया है। नतीजों को देखकर ये तय हो गया है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस अपने दम पर कर्नाटक में सरकार बनाएगी। लेकिन समझने वाली बात तो ये है, ये जीत कर्नाटक की जनता का सिलेक्शन है या फिर कांग्रेस के लिए प्यार। तो इसके जवाब में यह कहा जा सकता है कि कर्नाटक में मुंबई सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा थी। लिहाजा कर्नाटक की जनता ने इस बार कांग्रेस के वादों पर एतबार किया और मौका कांग्रेस को दिया। और शायद यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी खूबसूरती है। From last 3-4 months, I toured in the state, and you know very well, I have not even one day I have not taken rest. Even then, we lost the election. Natural. Sir, but what do you think has gone wrong as far as the strategy of the It is too early to say anything. We will introspect about all these things, and we will come back to you. कर्नाटक का झटका बीजेपी के लिए छोटा झटका नहीं है, इसीलिए बीजेपी इन नतीजों को लेकर मंथन जरूर करेगी, क्योंकि कर्नाटक के नतीजों पर हर किसी की नजर थी। जिस रण में कांग्रेस बीजेपी पर 20 पड़ी है। कर्नाटक के इन नतीजों का एक सच ये भी है कि पूरी ताकत झोंकने के बाद कर्नाटक में बीजेपी वापसी करने में नाकाम रही है। बीजेपी को आंतरिक कलह का नुकसान हुआ। पार्टी में पावर गेम की लड़ाई की वजह से बीजेपी टिकटों की सोशल इंजीनियरिंग करने में नाकाम रही।
कर्नाटक में भ्रष्टाचार के 40% कट के साथ साथ हिंदी बनाम कन्नड़ और दक्षिण बनाम उत्तर का मुद्दा भी बीजेपी पर भारी पड़ गया। और आज का जीत ये जनता का जीत है और जनता ने हमको जिताया है और जनता ने एक भ्रष्ट सरकार को डिफीट दिया है, उनको हराया है। लेकिन हमको आगे बहुत कुछ करना है। जो वायदे हमने निभाए, वायदे हमको निभाना है, वो हम निभाएंगे। कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेसी नेता डी.के. शिवकुमार भावुक हो गए। उन्होंने कर्नाटक की जनता का आभार किया। कर्नाटक के चुनाव में आपने एक अलग बात देखी, जहां ताबड़तोड़ रैलियां नरेंद्र मोदी ने करी, अमित शाह ने करी, जेपी नड्डा ने करी, योगी आदित्यनाथ ने करी, वहीं राहुल गांधी ने मेहनत करी, प्रियंका गांधी ने मेहनत करी, 32 से अधिक रैलियां करी और उसके साथ साथ जो लोकल संगठन जिसमें डी.के. शिवकुमार और सिद्धारमैया का नाम ले, उनकी एकजुटता, उनके आपस की तस्वीरें, उससे संगठन में काफी बदलाव आया। लेकिन कांग्रेस की जीत ने एक नई चुनावी रण का मैदान तैयार कर दिया है। इस चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा प्रियंका गांधी का चुनाव प्रचार शो। प्रियंका ने ना नायकी सम्मेलन किया, महिलाओं को 2000 रुपए प्रति महीने देने की घोषणा की, कन्नड़ में मेरी बहनों उठ खड़ी हो का नारा दिया। प्रियंका गांधी ने कर्नाटक के हर क्षेत्र में रैलियां की, 13 जनसभाएं, 12 रोड शो प्रियंका गांधी ने किया, 2 महिला सभाएं की, 1 कार्यकर्ता सम्मेलन भी किया। कर्नाटका की जनता को बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहती हूँ और उन्होंने पूरे देश में आज ये संदेश दे दिया है कि जो राजनीति जनता चाहती है वो अपनी समस्याओं के समाधान की राजनीति चाहते हैं। अपने मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हमारा पूरा प्रचार हिमाचल प्रदेश ने भी यही दिखाया, हमारा पूरा प्रचार यही रहा था कि जनता के मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जनता विकास चाहती है और आज से दोनों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। कर्नाटक के इस चुनाव में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी असर दिखा। कर्नाटक के 7 जिलों में राहुल गांधी ने की थी भारत जोड़ो यात्रा। 51 विधानसभा सीटों पर राहुल गांधी ने की थी भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा की 51 में से 37 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। अगर राहुल गांधी कारण है तो उसकी 2 बड़ी वजह है। पहला कि राहुल गांधी ने समय से बहुत पहले भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी और कर्नाटक के उस इलाके से करी जहां पर जेडीएस मजबूत था। 57 सीटें वहां पर आती हैं और उसमें से 27 सीटें जेडीएस के खाते में जाती थी। जब वहां भारत जोड़ो यात्रा हुई तो वहां का माहौल बदला और दरअसल इस पूरे चुनाव के माहौल में जो वोटिंग परसेंटेज की बात करें या जो वोट शिफ्ट की बात करें, वो जेडीएस का कांग्रेस की तरफ हुआ, जिसका एक बड़ा कारण भारत जोड़ो यात्रा जिस इलाके में हुई वो है और दूसरा भारत जोड़ो यात्रा से जो माहौल बना वो है। कांग्रेस में कर्नाटक विजय की सबसे पहली बात तो ये है कि 2024 के चुनाव से पहले एक बड़ा राज्य कांग्रेस की झोली में आया है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष बनने का फायदा भी पार्टी को मिला। कर्नाटक उनका गृह राज्य है जो कांग्रेस के पास आ गया। अध्यक्ष बनने के बाद खड़गे के नेतृत्व में ये पहला चुनाव था, लिहाजा पार्टी में उनकी मजबूती काफी प्रबल होगी। Jointly worked. I have said in the beginning, joining together is the beginning. On the day I took the oath, thinking together is the progress. Working together is the success. That is what I said on the day. As a political party and as a national political party, we will not only analyze and we will see that what are the gaps and what are the deficiencies were there at different levels. We will look into that and improve upon it, and we will take this result in our stride, and we will go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election. हिमाचल के बाद कर्नाटक विजय प्रियंका को ज्यादा मुखर करेगा, जिससे प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार मोड के सामने प्रियंका को चेहरा बनाया जा सकेगा।
लेकिन जिस मोहब्बत के दुकान की बात राहुल गांधी जीत के बाद कर रहे हैं, वो ये भूल गए कि कर्नाटक के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को गालियां क्यों दी गई, वो कौन सी मोहब्बत थी। राहुल गांधी के प्यार मोहब्बत के दुकान आखिर उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों में क्यों लुट गए। जालंधर सीट के उपचुनाव में मोहब्बत की दुकान का सामान वोटरों ने आखिर क्यों नहीं खरीदा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी। और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक की जीत कांग्रेस के लिए 2024 से पहले संजीवनी है, जिस पर उसका हक भी है। लेकिन पूरे देश में जब राहुल मोहब्बत के दुकान का जिक्र करते हैं तो उनको इन सवालों के भी जवाब आखिरकार देने ही पड़ेगा। रिपोर्ट भारत 24। कर्नाटक में भले ही कांग्रेस को जीत हासिल हुई हो, लेकिन ये जीत कब तक कायम रहती है, ये काफी जिम्मेदारी वाली बात होगी। कमलनाथ ने पहले ही कह दिया है कि कांग्रेस के विधायकों को खरीदने के लिए जाल फैलाया जाएगा। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि सीएम की रेस में अभी डीके शिवकुमार का नाम सबसे आगे है। लेकिन वो पूर्व सीएम सिद्धारमैया से इस कुर्सी की रेस कैसे जीतेंगे, ये देखना अहम होगा। यानी कि कांग्रेस के अंदरूनी कलह, सत्ता की लालसा और उसकी लड़ाई, वर्चस्व की जंग कैसे कांग्रेस जीतेगी, ये देखना अहम होगा। 1985 से चली आ रही परंपरा इस बार भी कर्नाटक की जनता ने नहीं बदली। 38 साल का इतिहास बदलने के मूड में बीजेपी ने चुनावी समर लड़ा था, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। कर्नाटक का चुनाव केवल कर्नाटक का चुनाव या कर्नाटक में जीत या सत्ता दर्ज कराने का चुनाव नहीं था बीजेपी के लिए। ये चुनाव था 2024 के लिए। ये चुनाव था बाकी साउथ में एक मैसेज देने के लिए। ये चुनाव था कि भारतीय जनता पार्टी, जहां पहले नॉर्थ की पार्टी कही जाती थी, फिर उसका विस्तार नॉर्थ ईस्ट में हुआ, ठीक वैसे ही उसकी एक्सेप्टेंस साउथ में भी है। ऐसे में इस तरह का झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए, खास तौर पे जब वो इस बार 2024 में 400 पार के टारगेट पर है और जहां से वो कम से कम 100 सीटें साउथ से लेना चाहती थी, वहां पर कर्नाटक में जीत दर्ज ना करा पाना बीजेपी के लिए जाहिर तौर पे बहुत सुखद नहीं रहा होगा। लेकिन अमित शाह, नरेंद्र मोदी की रणनीति, अमित शाह की मेहनत, खास तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां और 26 किलोमीटर लंबी रैली, 10 किलोमीटर लंबी रैली और डबल इंजन की बात। देखिए, डबल इंजन की जब हम बात करते हैं तो एक काफी कन्विंसिंग बात होती है, क्योंकि जनता को ये पता है कि अगर केंद्र में भाजपा की सरकार है और हमारे राज्य में भी अगर सेम सरकार होगी तो विकास होगा, क्योंकि दोनों का सिस्टम बैठेगा, दोनों का तालमेल होगा। ठीक वैसे ही जैसे राज्य की जनता में जब पूछे जाता है कि कौन विधायक चुना जाएगा, तो वो उसी विधायक को जिताने की अब कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने इस चुनाव में मेहनत कम की थी, लेकिन ये लोकतंत्र है। यहाँ सिक्का उसी का चलता है जिसे जनता चुनती है, जिसको जनता की आवाज समझ में आती है। कांग्रेस ने चुनाव तो जीत लिया, लेकिन अभी भी बेंगलुरु के विधानसभा में सीएम की गद्दी पर बैठेगा कौन, इसको लेकर कांग्रेस को सतर्क रहना होगा। अब क्योंकि हम बेंगलुरु में हैं और वहां पर अब ये तैयारी शुरू हो गई है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। देखिए, कांग्रेस में अंततः आला कमान ही तय करता है। अब आपको बता दें कि अलग अलग खेमे से क्या क्या बातें आ रही है। एक तरफ ये बात आ रही है कि सिद्धारमैया ही सबसे ज्यादा वांटेड और पॉपुलर चॉइस है, तो सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनेंगे और डीके शिवकुमार पीसीसी चीफ के साथ साथ किसी एक बड़े पोर्टफोलियो पर रह सकते हैं, जो काफी भारी भरकम पोर्टफोलियो होगा। उसकी वजह यह भी है कि कई बार
उन पे पुराने कोई केस है। ऐसे में इस बात का कांग्रेस को डर है कि सरकार जैसे शुरू होगी कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन इसके इतर जब हमने दोनों ही खेमों से संपर्क किया तो दोनों ही खेमे इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो दोनों ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हमने एक खेमे से संपर्क किया तो वहां से ये बताया गया कि 135 के लगभग जो विधायक हैं उसमें से मेरे कितने हैं वो हम फिगर आउट कर रहे हैं। उसकी तरफ दूसरे जो कैंडिडेट हैं जो दावा कर रहे हैं, जो उनके खेमे वाले, वो ये मान के बैठे हैं कि जितने विधायक जीत के आए हैं उसमें से 60% से बहुत ज्यादा मेरे समर्थन में है। ऐसे में इस बार जब सीएलपी की बैठक होगी उसमें विधायकों का क्या रुझान होता है, विधायक किस तरफ जाते हैं, ये बहुत खासा रोल रहेगा और बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसका मतलब एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है और इस बार डीके शिव कुमार भी क्लियर हैं। उनके संबंधित लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने ये कहा कि अगर इस बार वो कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं 5 साल, फिर अगले 5 साल जो पैटर्न है तो फिर वो अपोजिशन में रहते हैं, यानी कि 60 साल के डीके शिव कुमार को 10 साल का इंतजार कुर्सी के लिए करना और होगा। यानी कि लड़ाई वही शुरू हो चुकी है अंदर खाने। लेकिन जिस तरीके से सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की आत्मीयता पिछले लंबे समय से दिख रही है तो शायद हो सकता है इसकी तस्वीर उतनी खराब ना हो, लेकिन अंदर खाने दोनों ही खेमे दावेदारी की बात करना शुरू कर चुके हैं। महत्वपूर्ण होगा कि कल क्या कुछ होगा। लेकिन इसी पूरी बात में एक और खास बात है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनका टिकट में इस बार काफी खासा रोल रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे के जूनियर माने जाते हैं सिद्धारमैया, और एक समय था जब मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन सिद्धारमैया बने मुख्यमंत्री और वो उनके अंडर में कैबिनेट में उन्होंने शपथ ली। कांग्रेस जीत के जश्न में खुश है क्योंकि एक बड़ा राज्य कांग्रेस ने 2024 से पहले बीजेपी से छीन लिया है। लेकिन सीएम का नाम तय होने तक कांग्रेस में सब कुछ चंगा रहेगा, इसकी आशंका भी संदेह पैदा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।